लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे और आज का हमारा लेक्चर है सिटीजनशिप। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सिटीजनशिप, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिटीजनशिप से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो पार्ट 2 में है और पार्ट 2 का जो संबंध है वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 और आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, दैट मींस कि आज हमारा पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है ये समझिए। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि भारत जिस डेट को, दैट मीन्स कि भारत का संविधान जिस डेट को लागू हुआ, तो भारत का संविधान किस डेट को लागू हुआ है, किस डेट से लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 से कौन कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत के नागरिक माने जाएंगे, इसके संबंध में ही आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 के अनुसार हर वह व्यक्ति जिसका डोमिसाइल भारत के क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले रुकिए, यहां जो टर्म यूज हुआ डोमिसाइल, इसका क्या मतलब होता है ये समझिए। डोमिसाइल का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है इस इंटेंशन के साथ कि उसको उस एरिया में परमानेंटली रहना है, तो उसे हम कहते हैं डोमिसाइल। ठीक है, उस व्यक्ति का डोमिसाइल। क्लियर। एक पॉइंट और आप लोग नोट कीजिए कि डोमिसाइल और रेसिडेंस में फर्क होता है। अब डोमिसाइल और रेसिडेंस में क्या फर्क होता है ये समझिए। डोमिसाइल में जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति जिस एरिया में रह रहा होता है वो किस इंटेंशन के साथ रहता है कि उसको उस एरिया में परमानेंटली रहना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हम कहते हैं कि रेसिडेंस किसी एरिया में है, तो फिर उस एरिया में अगर जिस व्यक्ति का रेसिडेंस है तो यहां पे हमको यह कंसीडर करना होगा कि जिस व्यक्ति का रेसिडेंस जिस भी एरिया में है वहां वो कुछ ही समय के लिए रह रहा है, दैट मीन्स कि वह टेम्पररी बेसिस पे रह रहा है। तो आप रेसिडेंस और डोमिसाइल को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे कीजिएगा, तो जहां भी शब्द डोमिसाइल होगा वहां पे परमानेंट रेसिडेंस का बात उठता ही है। ठीक है, दैट मीन्स कि जहां डोमिसाइल होगा वहां रेसिडेंस का होना आवश्यक है, लेकिन रेसिडेंस कैसा, तो परमानेंट होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट कि डोमिसाइल क्या होता है। अब डोमिसाइल 2 प्रकार का होता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ रिलेवेंट पॉइंट आप डोमिसाइल को लेकर समझ लीजिए। डोमिसाइल 2 प्रकार का होता है, एक होता है डोमिसाइल बाय ओरिजिन, दूसरा होता है डोमिसाइल बाय चॉइस। अब डोमिसाइल बाय ओरिजिन क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा घर भारत में पहले से है, दैट मीन्स कि अगर मेरा घर, मेरे माता पिता का घर, मेरे दादा दादी का घर ऑलरेडी भारत में है तो क्या माना जाएगा कि मेरा जो डोमिसाइल है वो क्या है, बाय ओरिजिन है। समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके भारत में रहना चाह रहा है, वो भी परमानेंटली भारत का नागरिक होते हुए रहना चाह रहा है, तो फिर वो उसका जो डोमिसाइल होगा वो कैसा होगा, उसका डोमिसाइल होगा डोमिसाइल बाय चॉइस, क्योंकि उसने चूज किया है। समझ में आ गया बात, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग केस लॉ पे। डोमिसाइल से रिलेटेड जो केस लॉ क्या है वो इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोस्तों, वो क्या है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिक का एक ही डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। क्लियर, ये कुछ रिलेवेंट पॉइंट था डोमिसाइल को लेकर जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। देखिए, जिस वक्त संविधान लागू हुआ उस वक्त से भारत का नागरिक वह व्यक्ति माना जाएगा जिसका डोमिसाइल भारत में है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरा हुआ तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो पहला है कि अगर उसका जन्म भारत के अंतर्गत हुआ है, ठीक है, डोमिसाइल होना कंपलसरी है, उसके बाद इस 3 में से किसी भी एक कंडीशन को वो फुलफिल करेगा तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर उसका जन्म भारत में हुआ है। क्लियर। दूसरा, अगर उसके पेरेंट में किसी भी एक का जन्म भारत के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, यहां पेरेंट से तात्पर्य है माता या पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, या तीसरा, भारत के संविधान के लागू होने से पहले, जिस डेट को भारत का संविधान लागू हो रहा है उस डेट से
ठीक है, वो पहले से 5 साल, कम से कम 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो, ये आवश्यक है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई व्यक्ति जिसका डोमिसाइल भारत में है और उसका जन्म भारत में हुआ है, या शब्द क्या यूज हुआ, या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या भारत के संविधान के लागू होने के डेट के पहले से वो कम से कम 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। किस डेट से मान लिया जाएगा भारत का नागरिक है वो? 26 जनवरी 1950 से। क्लियर, समझ में आ गया आर्टिकल 5। अब आते हैं आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 कहता है उन व्यक्तियों के नागरिकता को लेके जो माइग्रेट हो चुके हैं इंडिया में। दैट मीन्स कि जो व्यक्ति कहने का यहां मतलब है कि जो व्यक्ति जिस डेट का जिक्र आर्टिकल 6 में किया गया है, ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस डेट को भी जानेंगे। यहां पर आप हेडिंग को समझिए कि आर्टिकल 6 क्या कर रहा है, उन व्यक्तियों के नागरिकता को लेके जो माइग्रेट हुआ है इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं इसके रेलेवेंट पॉइंट पे कि आर्टिकल 6 क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक डेट नोट करना होगा, 19 जुलाई 1948। ये डेट को आप पकड़ लीजिए। अगर आप इस डेट को पकड़ लेते हैं तो आपका आर्टिकल 6 क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, पहला, दूसरा, या ठीक है उसके पेरेंट में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट दैट मीन दादा दादी में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, यानी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। और यहां भारत का क्षेत्र एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, अगर उसका जन्म, उसके माता पिता में किसी एक का जन्म या उसके दादा दादी में किसी एक का जन्म भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, ठीक है, और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाता है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा, अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आता है, माइग्रेट करता है, भारत कहां से माइग्रेट कर रहा है, तो पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहा है। आप यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, तो वो अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद माइग्रेट कर रहा है भारत में पाकिस्तान से, तो फिर वो भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब वह खुद को, ठीक है, रजिस्टर्ड करवा ले एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहां पे वो जो खुद को रजिस्टर्ड करवाएगा, तो किसके द्वारा वो खुद को रजिस्टर्ड करवाएगा, तो उस ऑफिसर के द्वारा जिसका नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे वो जो खुद को रजिस्टर्ड करवाएगा, तो वो अप्लाई करेगा किस फॉर्म में और किस मैनर में। ये जो फॉर्म और मैनर है एप्लीकेशन का, ये तय होगा गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, उस वक्त के सरकार के द्वारा, दैट मीन्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या नोट करने वाली बात है कि जिस डेट को वो अप्लाई करेगा, ठीक है, तो उस डेट के पहले से कम 6 महीना पहले से वो भारत में रह रहा होना चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकता है। तो समझ में आ गया, क्लियर, कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आता है तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस डेट को या इस डेट के बाद आता है तो वो कब भारत का नागरिक माना जाएगा। ये समझ में आ गया, पूरा पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 कहता है कि उन व्यक्तियों के नागरिकता को लेके है जो भारत से चला गया है पाकिस्तान, समझ में आ रहा है, तो वह कब माना जाएगा भारत का नागरिक, या वो माना जाएगा भी नहीं। तो पहले एज अ जनरल रूल आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, यहां भी आप डेट नोट कीजिए, यहां पे है 1 मार्च 1947, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट करता है भारत से पाकिस्तान,
तो वो आर्टिकल 7 के अनुसार भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ये जनरल रूल। लेकिन अब वही व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किया है पाकिस्तान भारत से, तो वह व्यक्ति कब माना जाएगा भारत का नागरिक, ये जानिए। अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट करने के बाद फिर से वो भारत आता है, ठीक है, अब किस बेसिस पे वो भारत आ रहा है फिर से पाकिस्तान से, ठीक है, तो पहला है परमिट फॉर रीसेटलमेंट के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा है जो परमानेंट जो सेटलमेंट है, ठीक है, ये जो इश्यू हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, इस बेसिस पे अगर वो भारत आता है, ठीक है, तो वो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद जो है क्या हुआ है, माइग्रेट हुआ है भारत में। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को नागरिकता लेने के लिए फिर यहां इस प्रोसीजर से गुजरना होगा। ठीक है, जो प्रोसीजर है वह व्यक्ति को लेके जो माइग्रेट हुआ है इंडिया में पाकिस्तान से, तो समझ में आ रहा है कि अगर जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को माइग्रेट करता है इंडिया पाकिस्तान से, उसको भारत का नागरिक होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है ये हम लोग जान रहे हैं ना। तो यहां पे अगर वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को, ध्यान देने वाली बात है, एकदम ध्यान दीजिएगा, वो अगर पाकिस्तान चला गया भारत से तो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन अगर उसको भारत का नागरिक होना है तो फिर उसको क्या होना होगा, पहले तो वो भारत आएगा, तो भारत अगर वो आता है दोबारा से, ठीक है, तो फिर उसको यहां पे जो वो भारत आ रहा है पाकिस्तान से, वो किस बेसिस पे आना है, तो पहला जैसे मैंने बताया कि रीसेटलमेंट के बेसिस पे, ठीक है, परमानेंट रीसेटलमेंट के बेसिस पे वो आएगा। और ये जो परमानेंट रीसेटलमेंट का जो इशुएंस है, कौन इशू करेगा इसको, ठीक है, ये सर्टिफिकेट, परमानेंट रीसेटलमेंट का जो सर्टिफिकेट है इसको कौन इशू करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या उसके ऑफिसर जो है इशू करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर उसको यह सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर वह क्या माना जाएगा, यह माना जाएगा कि वह पाकिस्तान से भारत आ रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद। तो फिर यहां पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होगा उसको नागरिक बनने के लिए, तो वहां पे फिर उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कर लिया जाए, जैसा कि आर्टिकल 6 में बताया गया था। समझ में आ गया पॉइंट। तो आर्टिकल 7 भी क्लियर, 6 भी क्लियर, 5 भी क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि उन व्यक्तियों के सिटीजनशिप के अधिकार को लेकर जिक्र करता है आर्टिकल 8, जो भारतीय मूल का तो है लेकिन भारत के बाहर रह रहा है। ठीक है, तो फिर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा, तो देखिए, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या उसके ग्रैंड पेरेंट दैट मीन्स दादा या दादी में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, तो वह व्यक्ति अगर वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता में दैट मीन्स पेरेंट में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या ग्रैंड पेरेंट में किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति कहां रह रहा है, वो मूल निवासी भारत का, लेकिन वो रह कहां रहा है, भारत के बाहर किसी अन्य देश में। ठीक है, तो वह व्यक्ति चाहता है कि भारत का नागरिकता लेने के लिए, तो उसको क्या करना होगा, तो जिस देश में रह रहा है उस देश में भारत का जो काउंसलर और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके द्वारा उस व्यक्ति को खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा भारत के नागरिक के तौर पे। और ये वो भारत के लागू होने के पहले भी कर सकता है खुद को रजिस्टर्ड, भारतीय संविधान के लागू होने के पहले या भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी रजिस्टर्ड करवा सकता है खुद को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो काउंसलर या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो भारत का है उस देश में, जिस देश में वो रह रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। आर्टिकल 8 कि भारत का जो मूल निवासी है लेकिन भारत के बाहर रह रहा है, तो भारत का नागरिक किस शर्तों में माना जाएगा, समझ में आ गया पॉइंट। अब आते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक था लेकिन उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो उसका जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा। यही है आर्टिकल 9। क्लियर। अब आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पार्ट 2 के प्रावधान के अनुसार, संविधान के पार्ट 2 के प्रावधान के अनुसार, दैट मीन्स कि वह व्यक्ति जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक है, तो भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन
यहां पे सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उस कानून के अकॉर्डिंग वो भारतीय सिटीजन माना जाएगा। समझ में आ गया आर्टिकल 10 क्लियर। अब आते हैं आर्टिकल 11 में, जो आर्टिकल पार्ट 2 का लास्ट आर्टिकल है, ठीक है। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है कि यहां पे पार्लियामेंट को पावर दिया है टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। दैट मीन्स कि भारतीय नागरिकता को रेगुलेट करने का पावर है पार्लियामेंट। और यहां पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करेगी? बाय मेकिंग लॉ। तो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बनाया है जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है 2003 में, ठीक है। तो यह कहता है आर्टिकल 11 की पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति के नागरिकता को ले सकती है, किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। समझ में आएगा? तो इसके संबंध में ही पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने का, और उसने लॉ बनाया भी है जैसा कि मैंने बताया, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। क्लियर है? तो आर्टिकल 11 भी हमारा क्लियर हो गया। दैट मीन्स कि पार्ट 2 हमारा क्लियर हो गया सिटीजनशिप का, ठीक है। अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली फोकस किया सिटीजनशिप पे। जो मूल पॉइंट जो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो है डोमिसाइल। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, डोमिसाइल रेसिडेंस में फर्क होता है, क्लियर है। और आपको अगर किसी भी आर्टिकल में, दैट मीन्स कि अगर आपको समस्या है इस बात को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कैसे याद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि आर्टिकल को कैसे याद करना है, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम लोगों ने देखा। आपको याद रखना है ये डेट, ठीक है। 6 जहां आर्टिकल उठे तो आपको याद रखना है 19 जुलाई 1948, और जहां आर्टिकल 7 का बात हो तो आपको 1 मार्च 1947 का डेट याद रखना है। क्लियर है? आपका पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।